दोस्तों, आज की कहानी एक अत्यंत खूबसूरत राजकुमारी की कहानी है जिसे अपनी खूबसूरती का बेहद घमंड था, लेकिन वक्त के चाबुक ने उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पुराने समय की बात है। जयगढ़ नामक राज्य में जयसिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम प्रियंवदा था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसे अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। वो राजा जयसिंह की अकेली संतान थी, इसलिए वह शुरू से ही माता पिता की लाडली बेटी थी। उसे कभी किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं गया। वो स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। वह महल में आए हुए लोगों का अपमान करती रहती थी। राजा जयसिंह की पुत्री प्रियंवदा के लिए कोई भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उन रिश्तों का अपमान करके उन्हें लौटा देती थी। उसके विवाह के लिए विभिन्न राज्यों से न जाने कितने रिश्ते आए, लेकिन उसने सबको अपमानित करके उनका हंसी मजाक उड़ाते हुए वहां से वापस कर दिया। राजा जयसिंह अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान और चिंतित हो चुके थे। एक दिन राजा जयसिंह ने अपने वफादार मंत्री की सलाह से बेटी प्रियंवदा के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राज्यों के राजकुमार भाग लेने के लिए आए। महाराज ने उन सभी का स्वागत किया और उन्हें आदर सहित यथोचित स्थान पर बैठाया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी प्रियंवदा हाथों में पुष्पों की माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आई। प्रियंवदा अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। वह सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने से गुजरती थी तो किसी न किसी बात पर उसका मजाक उड़ाने लगती थी। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर अपमानित राजकुमार गुस्से में उठकर स्वयंवर से बाहर चले जाते। थोड़ी देर बाद राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, सखी देखो तो, इन महाशय को इनका शरीर जैसे किसी मोटे सांड के जैसा है और यह स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। उस राजकुमार के शरीर की बनावट पर वो काफी देर तक उसकी हंसी उड़ाती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर दरबार से चुपचाप चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वो राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी प्रियंवदा ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया और कहने लगी कि देखो सखियों, यह तो कोई विशाल वृक्ष की भांति मालूम पड़ता है। इतना कहकर वह जोर जोर से ठहाके मारने लगी। राजकुमारी के शब्दों से पीड़ित होकर वह राजकुमार भी चुपचाप मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। इसी तरह एक एक करते हुए वह सभी राजकुमारों का अपमान करती रही, किंतु उनमें से एक राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को मन ही मन अपना दिल दे बैठा था। किंतु राजकुमारी प्रियंवदा ने उसे भी नापसंद कर दिया। वो राजकुमार भी दरबार से उठकर चला गया। इस प्रकार राजकुमारी प्रियंवदा ने एक एक करके सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात राजा जयसिंह को बहुत बुरी लगी। राजा चिंतित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए सभी अतिथियों को बेइज्जत किया है। राजा जयसिंह ने सभी अतिथियों से राजकुमारी की ऐसी हरकत के लिए क्षमा मांगी। फिर राजा ने कहा कि इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अब राजकुमारी प्रियंवदा का विवाह किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो प्रतिदिन भीख मांगकर ही अपना पेट भरता होगा, और उसके साथ रहकर यह भीख मांगकर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी अतिथिगण अचंभित होकर राजा जयसिंह की तरफ देखने लगे और मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे कि ऐसी असभ्य और दुष्ट लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर आए हुए राजा और राजकुमार दरबार से बाहर चले गए। तभी महल के बाहर से भीख मांगते हुए एक भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ उस भिखारी को दरबार में ले आओ। भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था, उसके हाथ में एक कटोरा था, गंदे गंदे बाल और लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और डरते हुए कहने लगा कि महाराज, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तब राजा जयसिंह ने कहा कि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हें इनाम में अपनी बेटी दे रहे हैं। राजा ने दोनों का विवाह कर दिया और भिखारी से कहा कि आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी तुमसे बन पड़े इसे अपने साथ रखना, और जो भी रूखा सूखा तुमसे बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना।
राजकुमारी प्रियंवदा अपने पिता का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी कि पिताजी, आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया। मैं इस भिखारी से शादी नहीं करूंगी। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा ने कहा कि तुमने अपने कृत्यों के कारण किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है, इसलिए अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इतना कहने के बाद राजा जय सिंह ने प्रियंवदा को महल से विदा कर दिया। प्रियंवदा रोती चिल्लाती, हाथ पैर पटकती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी राजकुमारी को साथ लेकर एक जंगल में गया। उस जंगल में भिखारी ने एक कुटिया बना रखी थी। कुटिया के पास तरह तरह के फूल पौधे थे। भिखारी की कुटिया के पास में एक सेब का पेड़ भी लगा हुआ था। उस पेड़ में बहुत सारे पके हुए सेब लगे हुए थे। भिखारी ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़े और राजकुमारी को खाने के लिए दिए। राजकुमारी ने पहले तो सेब खाने से मना किया, लेकिन उसे भूख लग रही थी, इसलिए कुछ देर आनाकानी करने के बाद राजकुमारी ने सेब खा लिए और कुछ देर विश्राम किया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने कुटिया से बाहर जाकर देखा तो पास ही एक बहुत बड़ा और सुंदर हरा भरा खेत था। उस खेत में फसल लहलहा रही थी। राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा कि यह इतना विशाल और सुंदर खेत किसका है। तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि आपने राज दरबार में किसी मोटे राजकुमार का मजाक उड़ाया था। उस राजकुमार की आपने मोटे सांड से तुलना करके उसे अपमानित किया था। यह उसी राजकुमार का खेत है। इतना कहने के बाद वह भिखारी कहता है कि आप अपना दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको मैं मिला जो उस राजकुमार से भी ज्यादा खराब हूँ। अगर तुम उस मोटे राजकुमार से विवाह कर लेती तो आज इस विशाल खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर वे दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर चल दिए। कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी प्रियंवदा को फल फूलों से लदा हुआ एक सुंदर बगीचा दिखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल फूल के पेड़ लगे हुए थे। देखने में बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वे दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए थे और थकान भी लगने लगी थी। राजकुमारी ने कहा कि थोड़ी देर इस बाग में रुककर विश्राम कर लेते हैं। इतना सुंदर बगीचा देखकर राजकुमारी ने पूछा कि यह सुंदर बगीचा किसका है, देखने में बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह बगीचा भी उस मोटे सांड जैसे दिखने वाले राजकुमार का है जिसका तुमने भरी सभा में अपमान किया था। इसलिए बगीचे में विश्राम करके यहाँ से अतिशीघ्र निकल चलो, वरना उस राजकुमार को पता चल गया कि उसके बगीचे में राजकुमारी विश्राम कर रही है तो वह हम दोनों को अपमानित करके यहाँ से भगा देगा। फिर वह भिखारी कहता है, राजकुमारी जरा सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह सुंदर बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें इस तरह पैदल नहीं चलना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें महल से मेरी झोपड़ी तक ले आया है। दोस्तों, वे दोनों इस प्रकार से आपस में बातें करते हुए आगे को बढ़ते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमारी ने एक अत्यंत सुंदर नगर देखा। उस नगर को देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह सुंदर नगर किसी राजा की राजधानी हो। राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यह सुंदर नगर किस राजा का है। भिखारी ने उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, परंतु आपकी नजर से तो यह मोटे सांड जैसे दिखने वाले राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उस समय उस राजकुमार से विवाह कर लिया होता तो आज तुम इस नगरी की रानी होती। सैकड़ों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, तुम जो कहती वही दासियां करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और मुझ जैसे गरीब भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक में ढकेल दिया है। पर अब कुछ नहीं हो सकता। आपके भाग्य में जो लिखा था वह तो हो गया। भिखारी की बातें राजकुमारी को कांटे की तरह चुभ रही थी, परंतु भिखारी की बातों में सच्चाई भी थी। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी प्रियंवदा को बड़ा पछतावा होने लगा। वो कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। इतना सुनते ही भिखारी गुस्से से बोला, खबरदार राजकुमारी, जो अब तुमने मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी, और अब राजमहल के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। इतना कहने के बाद भिखारी ने कहा कि सूरज ढलने लगा है, अब हमें अपनी झोपड़ी में वापस चलना चाहिए। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी के साथ अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। राजकुमारी झोपड़ी के पास आकर जैसे ही झोपड़ी के अंदर देखती है तो उसे फटे पुराने कपड़े और धूल मिट्टी नजर आती है। यह सब देखकर वह क्रोधित होकर कहने लगी कि यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी। इसमें तो मेरे दास दासियां भी रहना पसंद ना करें। मैं राजमहल में रहने वाली राजकुमारी हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा। भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। राजकुमारी ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा। भिखारी ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, यह कोई महल नहीं है और ना ही मैं राजा हूँ, मैं खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ।
झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। इतना कहने के बाद भिखारी ने राजकुमारी से कहा, चलो अब तुम पहले इस झोपड़ी की साफ सफाई करो, उसके बाद मेरे लिए भोजन बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक गया हूँ। राजकुमारी को भोजन बनाना तो आता नहीं था, क्योंकि उसने कभी राजमहल में भोजन तो बनाया नहीं था। इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलजुल कर कच्चा पक्का भोजन बनाया और खाकर दोनों सो गए। इसी तरह भिखारी प्रतिदिन जो भी मांग कर लाता वे दोनों उसे बनाकर खाते और सो जाते। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन भिखारी की तबीयत बिगड़ गई और वह अब भीख मांगने नहीं जाता था। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। फिर भिखारी बोला कि अब खाने को तो कुछ बचा ही नहीं, जो कुछ रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। भिखारी ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें इस सेब के पेड़ से सेब तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा, तुम इन सेबों को नगर में बेचकर कुछ खाने के लिए ले आना। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, मैं सेब बेचने नगर में नहीं जाऊंगी। अगर किसी ने नगर में मुझे सेब बेचते देख लिया और पहचान गया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएगा। इतना सुनते ही भिखारी बोला, काहे की शर्म, अब तो तुम ना किसी राजमहल में रहती हो और ना ही कोई राजकुमारी हो, अब तो बस तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम किसी राजा की पत्नी होती और वह तुमसे नगर में सेब बेचने को कहता। इतना कहने के बाद भिखारी बोला, अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखा ही मरो। मजबूर होकर राजकुमारी सेब बेचने नगर में जाने लगी। सारा दिन वह नगर में सेब बेचती और शाम को लौटते समय उधर से कुछ खाने के लिए लेकर आती और दोनों खाना खाकर सो जाते। अब तो यह उनके प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई थी, किंतु धीरे धीरे उसके सेब खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी नगर में सेब बेच रही थी तभी वहां पर एक राजा का दुष्ट मंत्री आता है और राजकुमारी से मुफ्त में फल मांगता है। राजकुमारी फल देने से मना कर देती है और उसके मना करने पर मंत्री गुस्से में आकर उसकी टोकरी पर लात मार देता है और उसके सारे सेब इधर उधर फैला देता है और कहता है कि खबरदार दोबारा इस नगर में नजर आई तो ठीक नहीं होगा। राजकुमारी के बहुत सारे सेब खराब हो गए थे और उसका काफी नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने झोपड़ी में वापस आकर सारी बात अपने भिखारी पति को बताई कि आज एक राजा के मंत्री ने उसके सेब से भरी टोकरी पर लात मारकर सारे सेब फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर उस मंत्री ने मुफ्त में कुछ सेब मांगे थे तो दे देने चाहिए थे। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा, तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम खोजना पड़ेगा। इतना कहकर भिखारी काम की तलाश में झोपड़ी से निकल पड़ा और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ काम तलाश लिया और आकर राजकुमारी से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम महाराज उद्यम सिंह की राजकीय रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहाँ से हम दोनों को खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सारा दिन रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन राजकुमारी रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसने रसोई घर से बाहर निकल कर देखा तो पूरा राजमहल सजा हुआ था। नगर में कुछ उत्सव होने वाला था। राजमहल में मेहमान आ रहे थे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। राजकुमारी यह दृश्य देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैंने इतनी घमंड नहीं किया होता तो मुझे आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। राजकुमारी प्रियंवदा इतना सोचकर फफक खफक कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहां रानी की दासियां आती हैं, उसे अपने साथ महल में ले जाती हैं और उसे महल दिखाती हैं। महल देखने के बाद वह अपने रसोई घर में वापस आती है और बचा हुआ खाना लेकर अपनी झोपड़ी के लिए जैसे ही वह बाहर निकलती है तभी सामने से एक राजसी परिधान पहने हुए एक पुरुष उसे ऊंचे स्वर में आवाज देकर रोकता है, कहाँ जा रही हो? इतना सुनते ही राजकुमारी रुक गई। राजकुमारी ने जब उस पुरुष के चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह सांड जैसा दिखने वाला वही राजकुमार था जिसको प्रियंवदा ने अपने महल में अपमानित किया था। उस राजकुमार ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे अपने साथ राज दरबार में चलने का आदेश देता है। प्रियंवदा उस राजकुमार के साथ चल देती है। दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि दरबार में बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। वह दरबार की भव्यता को देखकर घबरा गई। डर के मारे राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से खाने की टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर बिखर गया। राजकुमारी बहुत डर गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से राजकुमारी के ऊपर हंसने लगे। सबको हंसता देखकर वह शर्म से मरी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हे भगवान, अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सबको हंसते देख जब वह दरबार से जैसे ही जाने लगी तो राजकुमार ने कहा, रुको राजकुमारी, घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ यह बताने के लिए लाया हूँ कि मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहा करता था, और मैं वही मंत्री हूँ जिसने तुम्हारे सेब से भरी टोकरी पर लात मारी थी, और मैं ही यहाँ के राजा का पुत्र और इस राज्य का राजकुमार हूँ।
जब तुमने मुझे अपमानित किया था तो मैं दरबार के बाहर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही राजा जय सिंह ने तुम्हारी शादी भिखारी से कराने की प्रतिज्ञा ली, मैंने तुरंत भिखारी की वेशभूषा धारण कर ली और तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी टूट चुका है। इतने सारे मेहमान हम दोनों के विवाह के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं तुमसे राजसी सम्मान के साथ विवाह करूंगा। यह सब देखकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। राजा ने दरबार में राजकुमारी के माता पिता को भी आमंत्रित किया था। वे भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया। अब राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी को अब नए तरीके से जीना सीख लिया था। दोस्तों, अत्यंत सुख सुविधाएं इंसान के लिए कष्टदायक होती हैं। इंसान ज्यादा सुख सुविधा में पलकर अपने अनुभवों तथा संस्कारों से परिचित नहीं रह पाता, जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक साबित होते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर जब तुम्हें किसी एक गुण से सुसज्जित बनाता है तो अन्य कई गुणों से तुम्हें वंचित कर देता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी जीवन में अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस तरह राजकुमारी को अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें ग्लानि के आंसुओं से भर गई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।